नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत बाई मी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि कंटिन्यू करते करते हम हाई कोर्ट पर पहुंच गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं हम। अभी हम पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे सारी बातें। और ये पॉलिटी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। आप उन वीडियोज़ को भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, सबको पता है, हम पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है हाई कोर्ट, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। उससे नीचे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इनको, जो कि निचली अदालतें होती हैं। ये बेसिकली 3 तरीके के कोर्ट हैं। वैसे ग्राम न्यायालय वगैरह भी हैं, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके के कोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और जो लॉ सेंटर में फॉलो होता है, वही जो लॉ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वही लॉ हाई कोर्ट में भी चलेगा। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, ये सुप्रीम कोर्ट में वैलिड होता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट को सेम पावर 226 के तहत होती है, लेकिन लॉ रूल्स वही रहते हैं जो सेंट्रल में रहते हैं, वही यहाँ भी रहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, आर्टिकल 35 अगर आर्टिकल 14 अगर इक्वालिटी की बात कर रहा है सेंट्रल में, तो वही स्टेट में भी करेगा। ऑल ओवर इंडिया में सेम चीज़ें रहती हैं। कोर्ट, इसीलिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारे हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से पहले बनाए गए थे। सबसे पहले जो है कोलकाता का हाई कोर्ट बनाया गया था। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, अगर आपको याद हो कि कोलकाता में सबसे पहले कोर्ट कब बना था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, ये पॉलिटी में पढ़ाया है। उसके बाद वहाँ पे हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन तब उसकी इतनी पावर नहीं थी। एक नॉर्मल सा कोर्ट था, ठीक है, उसको इतना हाई कोर्ट जैसी पावर नहीं थी। उस जो रियल उसको पावर मिली है आकर, वो मिलती है आकर 1862 में। 1862 में जो हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है बढ़ता है। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास 3 जगह हाई कोर्ट सेटअप किए जाते हैं। और उसके कुछ सालों के बाद 1862 में, मतलब 4 साल के बाद 1866 में एक 4th हाई कोर्ट का निर्माण और हो जाता है इलाहाबाद में। ये हिंदुस्तान के 4 सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं जिनका निर्माण स्टेट वाइज किया गया था एक्चुअली। लेकिन समय के चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते, ब्रिटिश इंडिया में ही लगभग हर एक स्टेट के पास, हर एक प्रोविंस के पास अपना खुद का हाई कोर्ट होता था। और 1950 में जब संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस टाइम पे जो हाई कोर्ट जिस स्टेट या प्रोविंस में एग्जिस्ट कर रहा था, उसको उस स्टेट का हाई कोर्ट बना दिया गया। तो जो हमारा संविधान है, संविधान जो है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन सेवेंथ अमेंडमेंट, जो 7वां संशोधन था 1956 का, उसने ऑथराइज कर दिया, पार्लियामेंट के द्वारा बोला गया कि एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी के लिए। एक हाई कोर्ट को पावर दी जा सकती है 2 या 2 से अधिक स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की। अब जो हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है वो इस स्टेट के लिए होता है। और अगर 2 स्टेट हैं तो दोनों स्टेट के लिए फैसला सुनाया जाता है। सपोज़ हरियाणा और पंजाब है, हरियाणा एंड पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। अगर इसने कोई फैसला सुनाया तो दोनों के लिए वैलिड होगा, वो हरियाणा के लिए भी होगा और पंजाब के लिए भी होगा। अभी अगर हम देखें, वैसे तो 2019 की बुक है, लेकिन अभी तक भी कोई नए कोर्ट नहीं बने हैं। पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, पूरी कंट्री में 25 हाई कोर्ट हैं। और दिल्ली अकेला एक ऐसा इकलौता राज्य है जो कि जिसने अपना एक 1966 में खुद का हाई कोर्ट बना लिया था, जो कि यूटी है। अब तो आप जम्मू एंड कश्मीर को भी बोल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन 3 यूटी जो हैं, इनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है। मतलब एक ही जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है वो 2 को देखता है, लद्दाख यूटी और उसे क्या, लद्दाख यूटी को देखता है और JNK यूटी को देखता है। तो अगर हम बोलें कि एक ही हाई कोर्ट जो सिर्फ एक यूटी को देखता है, तो वो सिर्फ अभी भी दिल्ली ही है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक 6ठे भाग में संविधान का जो 6 पार्ट है वो डील करता है हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन पे, इंडिपेंडेंस पे, जुरिस्डिक्शन पे, पावर पे, प्रोसीजर पे,
एंड सो ऑन। जो कुछ भी हाई कोर्ट का लेना देना है वो सारे इन अनुच्छेदों में निहित है। 214 से लेकर अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक पार्ट 6 में, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में जो है हर हाई कोर्ट का अपना अलग सीन रहता है। कहीं पे ज़्यादा जजेस होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में आती है। यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे उसे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो है स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती, वो प्रेसिडेंट साहब के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो यही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। वर्कलोड के बेस पे स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम घटाया बढ़ाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसको। अगर वही मैं बात करूं जजेस के अपॉइंटमेंट की, तो जज जो हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ये दोनों जज जो हैं अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो चीफ जस्टिस हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट साहब को, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और साथ ही साथ जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट होगा उस स्टेट के गवर्नर से। सपोज मान लो हाई कोर्ट 2 स्टेट को देख रहा है, तो दोनों स्टेट के गवर्नर बुलाए जाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे इन लोगों से, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न हाई कोर्ट है उनको अपॉइंट किया जाएगा। सेकंड जज केस जो 1993 में आया, इसमें बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट है जज की, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है, सेकंड जज केस में बोल दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अपॉइंटमेंट होगी जजेस की वो बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन की नहीं करी जाएगी, ठीक है। जब तक आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन नहीं ले लेते तब तक आप जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन थर्ड जज केस जो आता है 1998 में निकलकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की का ओपिनियन है वो केवल उन्हीं का ओपिनियन नहीं होगा, यहाँ पे कोलेजियम की व्यवस्था करी जाएगी, जिसके तहत क्या होगा, जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सलाह करेंगे, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको बनाना है। अब यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत कर दी गई एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जो सोल ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं कंसीडर किया जाएगा, ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो थर्ड जज के 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2014 में किया गया, इसमें एक नई बॉडी निकल के आई NJAC, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। इसके तहत क्या हुआ, एक बॉडी बना दी गई, उसमें 2 लोग गवर्नमेंट के थे, 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के थे, 6 मेंबर की बॉडी बनाई गई। तीन लोग गवर्नमेंट के थे, 3 लोग उसे क्या बोलते हैं इनके थे, सुप्रीम कोर्ट के थे। तो ऐसा फैसला लेना था लोगों को मिलकर, लेकिन उन चीज़ों को इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। 2015 में बोला गया कि ये जो कोलिजन सिस्टम है सही नहीं है, नल एंड वॉइड है। और 4 जज केस जो 2015 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया और बोला जो पहले से कोलिजन सिस्टम चल रहा था वही चलेगा जजेस को अपॉइंट करने के लिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन और ओथ वगैरह की बात करें जज की, तो सबसे पहली बात तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और वो एक जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए इंडियन टेरिटरी में, एक जुडिशियल ऑफिस में कहीं पे भी 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जुडिशियल ऑफिसर। और साथ ही साथ या फिर उनका ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर उनके वो एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए, तब उनको अपॉइंट किया जा सकता है जज के लिए। और इस एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मिनिमम एज कुछ भी नहीं रखी गई है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी कोई मिनिमम एज नहीं रखी गई है, बस ये क्वालिफिकेशन जो है उनको अगर कैरी कर रहे हैं तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, जज किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है जिसके पास एक क्वालिफिकेशन है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर्स रखी गई है, 62 ईयर्स है मैक्सिमम एज। सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर होती है, सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर होती है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर रखी गई है। अगर हम इनके ओथ की बात करें तो ओथ ऑफ एलिजेंस एंड फेथ, इनकी भी ओथ होती है, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की, और इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी को मेंटेन रखेंगे भारत की।
और उससे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, यही इनकी ओथ होती है। और इनको ओथ दिलवाने का काम कौन करता है? गवर्नर करते हैं। अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करते हैं। कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है ये बात कि जैसे प्रेसिडेंट जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सीजेआई जो होते हैं, उनको अपॉइंट भी करते हैं और उनको ओथ भी दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इनको भी उसे क्या बोलते हैं, ओथ दिलवाने का काम गवर्नर करते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। सीजेआई को अपॉइंट और ओथ का दोनों काम प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, लेकिन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम जो है वो किसके हाथ में है? वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन इनको ओथ दिलवाने का काम किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में होता है। और कभी कभी गवर्नर किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि जाओ भैया तुम ओथ दिलवा के आओ इनको, ठीक है। सैलरी और अलाउंस की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है टाइम टू टाइम घटती बढ़ती रहती है, पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड करी जाती है। सेम वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही केस रहता है, जो कि पहले सैलरी 80,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 2,25,000 रुपये कर दिया गया है। और जो अन्य जज हैं, जो जस्टिस हैं, उनकी सैलरी 90,000 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी गई है। ये अभी की सैलरी है। और जब ये रिटायर होते हैं तो 50% इनकी जो लास्ट सैलरी होती है उसका इनको मंथली पेंशन मिलता रहता है। अगर हम टेन्योर की बात करें, इनके कार्यकाल की बात करें, तो 62 साल इनका एज तक ये ऑफिस धारण कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर होती है जजेस की। और ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज सकते हैं। इनको रिमूव करा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जब रिकमेंड करता है पार्लियामेंट अगर रिकमेंड करती है कि ठीक है इनको रिमूव करा जाना चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास होता है, तो वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद जब रिकमेंडेशन लेटर भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देते हैं और इनकी सीट अपने आप वैकेट भी हो जाती है, अपने आप खाली भी हो जाती है, जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है या तो फिर किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब भी इनकी सीट वैकेट हो जाती है, खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। इनके रिमूवल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो रिमूवल होता है जजेस का, वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। प्रेसिडेंट ऑर्डर भेजते हैं, एक ऑर्डर इशू करते हैं, रिमूवल ऑर्डर, और ये तभी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट रिकमेंड कर दे। पार्लियामेंट रिकमेंड कब करती है? जब पार्लियामेंट में एक मोशन पास किया जाता है लगभग 2/3 2/3 मेजोरिटी के साथ, एक जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। जब तक पास नहीं हो जाता तब तक ये रिकमेंड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर देंगे उसके बाद ही रिमूवल हो सकता है। तो इतना आसान नहीं होता किसी भी जज को रिमूव करना। हालांकि 1968 का एक एक्ट आया था, जज इंक्वायरी एक्ट, उसमें बोला गया जो रिमूवल है इसको थोड़ा और टफ बनाया गया कि ऐसा नहीं कि 2 ही आदमी रिमूवल लेकर आ जाएं, कम से कम 100 लोग लोकसभा के और 50 मेंबर जो है राज्यसभा के जब तक साइन नहीं कर देंगे, साइन करके स्पीकर को नहीं दे देंगे मोशन, स्पीकर या चेयरमैन को, तब तक मोशन नहीं लाया जा सकता। और स्पीकर चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं या एडमिट भी कर सकते हैं। स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि ये जो मोशन है इसको एक्सेप्ट करना है या फिर इसको रिफ्यूज़ करना है। चाहें तो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं होता एक जज को निकालना। और अगर हम ग्राउंड की बात करें तो सिर्फ केवल 2 ही ग्राउंड दिए गए हैं। एक तो मिसबिहेव किया हो, और दूसरा इनकैपेसिटी, या तो काम करने की क्षमता नहीं है या तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, और इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं दिया गया है रिमूव करने के लिए। ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था जो ट्रांसफ़र होगा वो केवल एक्सेप्शनल केसेस में होगा, ज़रूरत के हिसाब से, पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट बाय द वे ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के नज़रिए से आप जज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि भाई ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको पनिशमेंट दे दो, इसका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर दो। इतना आसान नहीं है ऐसे कि ट्रांसफ़र उठा के फेंक दो कहीं पर भी। ट्रांसफ़र आप तभी कर सकते हैं जब पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात आती है। और तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है इस बात पे अगर किसी जज को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये रख दी उस जज के ट्रांसफ़र का जो चैलेंज करेगा जुडिशियल रिव्यू के लिए वो वही स्वयं जज ही करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। और एक बात और बोली गई, जो 3rd जज केस आया 1998 में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, एक कॉलेजियम बनाना पड़ेगा, 4 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे, वन फ्रॉम विच द जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड अदर फ्रॉम रिसीविंग हिम। 4 जज लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, तब जाके आप उसे क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र कर पाओगे। 2 जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के होंगे और 2 जज होंगे हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट
का एक जज वहाँ का होगा जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और एक वहाँ का होगा जहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एक ट्रांसफ़र जहाँ से हो रहा है, और एक जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जहाँ रिसीव करे जा रहे हैं। तब एक कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर हम ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर की बात करें तो पावर और ज्यूरिसडिक्शन लगभग वही है सारी की सारी, बस एक ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर नहीं है। वो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए, 10 सेकंड का पॉज लीजिए और बताइए कौन सी नहीं है। तब तक मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। ये सारी की सारी पावर हाई कोर्ट के पास है और सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक पावर नहीं है, जो है आर्टिकल 143 जो कि क्या देता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है यहाँ पे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, इनके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है कि जो स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है, इंटरनल मैटर है। रिट में आता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट हो रहे हैं 226, और एपीलेट में आता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन द लेवल ऑफ स्टेट। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ गलत फैसला सुना दिया तब आप यहाँ पे जा सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल करने की पावर होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। हाँ, स्टेट जो बिल होते हैं उनको जुडिशियल रिव्यू करने का काम भी हाई कोर्ट कर सकता है। तो ये था हाई कोर्ट के बारे में, बाकी कुछ न्यू तो है नहीं इसमें, वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और बहुत कुछ जानने को भी मिला हो। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।